गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। फाइनली बैक टू होम। सारा कुछ जो है वो क्वारंटाइन पीरियड ओवर हो गया है। ठीक है, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि अब आप फैमिली में नॉर्मल रह सकते हैं। आपके घर में अब आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो मैं पिछले कई दिनों से घर के अंदर पूरे समय मास्क लगाए हुए था मैं। खैर, इस दौरान एक बड़ी अच्छी बात हुई कि मेरा एक दोस्त है जो मेरा बैचमेट था उस ज़माने में जब मैं मेडिकल कॉलेज में था। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया कि वो कनाडा में, हस्बैंड वाइफ दोनों कनाडा में काम करते हैं, दोनों डॉक्टर हैं वहाँ पे। और मेरे पास उनका फ़ोन आया और वो मेरे साथ, हम लोग जो है साथ में MBBS किए हुए हैं। तो मैं उससे पूछा ऐसे, उसने मैं कई बार ट्राई किया होगा मेरे पास। तो मैंने फिर कल परसों में मैंने उसका कॉल रिसीव किया, परसों की बात है कि मैंने उसका कॉल रिसीव किया। तो उसने मुझे बताया कि कनाडा में जो है वो किस तरह का मेडिकल प्रैक्टिस है वहाँ पे, किस प्रकार का डॉक्टर का लेवल है वहाँ पर, सब उसने बताया। मैं सुनकर बड़ा आश्चर्य पड़ा। जैसे उसने बताया कि कनाडा में कभी भी है ना, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है या उसका इलाज की ज़रूरत होती है तो आदमी को कभी सोचना नहीं पड़ता है कि उसके पास पैसे हैं या नहीं है। ठीक है, उसको सीधा हॉस्पिटल जाना है या हमारे क्लिनिक पे सीधा उसको आना है। वहाँ आने के बाद में उसका बिल सरकार भरती है। मतलब कनाडा में पूरी हेल्थ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। सरकार ये मानकर चलती है कि हर आदमी जो है हर व्यक्ति जो वहाँ रहता है वो उसका सरकार का एसेट है, वो सरकार का महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो। तो जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं वो तो डॉक्टर के पास में जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बाकायदा सरकार द्वारा इशू प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसी पर आपको दवाएं लिखनी पड़ती हैं। और जो है उसे व्यक्ति को, पेशेंट को कोई बिल नहीं भरना पड़ता, 1 रुपया भी उसे खर्च नहीं करना पड़ता है। चाहे कोई ब्लड की जांच हो, चाहे कोई एक्सरे हो, चाहे CT स्कैन हो, चाहे MRI हो, 1 भी रुपया उसे खर्च नहीं करना पड़ता। सारा कुछ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं कि भाई कि बिलिंग गलत है या कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है पेशेंट के बीच में और डॉक्टर के बीच में, वो होता ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर केवल एक चीज़ का कन्फ्लिक्ट कभी कभी होता है, वो होता है मेडिकल नेग्लिजेंस का, कि भाई आपने डायग्नोस गलत कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर पेशेंट फिर अपने राइट के लिए जो है वो लीगल एक्शन ले सकता है। अदरवाइज वहाँ पर जो है वो कोई दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है। यदि आप ठीक से प्रैक्टिस करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं पूछा उससे कि भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि सरकार तुम्हारा बिल पे करती है, तो मैंने कहा फिर भी बताओ कि कितना तुम अर्न कर लेते होगे वहाँ पर। तो उसने बताया कि जैसे तू इससे अंदाजा लगा ले कि मेरे पास जो कार है लैंड रोवर है, मेरी वाइफ के पास में ऑडी है। आपको पता है इंडिया में लैंड रोवर की कॉस्ट कितनी है? इंडिया में लैंड रोवर आप लेने जाएंगे तो इंडिया में लैंड रोवर जो है वो 70-80 लाख रुपए से कार, जीप से वो कार शुरू होता है, SUV शुरू होता है। ठीक है, ऑडी आप लेने जाएंगे तो 40-50 लाख से ऑडी शुरू होता है इंडिया में। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन दैट। जब तक हमारे पास बहुत बड़ा अस्पताल ना हो, सब ना हो, तब तक जो है इमेजिन ही नहीं कर सकते। यहाँ तो बात पैसे की भी नहीं है, बात है सेटिस्फैक्शन की। वहाँ पर डॉक्टर जो है वो ऐसा मानते हैं वो लोग कि भाई डॉक्टर जो है वो सबसे इलिट वर्ग में शामिल होता है वहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सरकार को टैक्स तो चाहिए सबसे। मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट को टैक्स तो चाहिए और हमारे यहाँ टैक्स पेयर की संख्या भी थोड़ी सी कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर बहुत महंगा है, बहुत महंगा है एज कम्पेयर टू अवर अर्निंग। एक आम आदमी की अर्निंग से कभी कभी कोई व्यक्ति फैमिली में हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इतना बड़ा बिल बनता है कि उस बिल को जो है भरते भरते जो है वो आदमी का घर बिक जाता है, के बाद घर गिरवी रखा जाता है। मैंने कई पेशेंट देखे इस तरह के जो अपना घर गिरवी रख दिए, कैंसर किसी को हो गया, कुछ हो गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा। रही बात इंश्योरेंस कंपनी की इंडिया के अंदर, तो इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में जो है 90% इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में जो है फ्रॉड करती है उनके। वो मतलब वो दे ऑलवेज सीइंग 99% बोलना चाहिए मेरे को, दे ऑलवेज सीइंग अपॉर्चुनिटी कि कहाँ से हम जो है वो इसके क्लेम को खारिज कर दें उनके। फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द क्लॉज, पता करके जो क्लेम रीइंबर्समेंट का क्लेम है या जो भी क्लेम है उसको हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, कौन सा क्लॉज ढूंढे है सर के। तो हमारी कंपनीज ऐसे करती है। भारत में बहुत बड़ा कारोबार है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज का। तो वहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके क्लेम जो है वो खारिज हो जाते हैं। ठीक है ना, मैं भी उसमें से एक हूँ। मेरा भी क्लेम जो है कंपनी ने हाल ही में जो है हॉस्पिटलाइज का क्लेम कंपनी ने खारिज किया हुआ है, डिजिट इंश्योरेंस कंपनी उसके थ्रू के। तो उसने रिजेक्ट किया हुआ है कि उसको लगता है कि ये जेन्युइन नहीं है। अब खैर क्या बोल सकते हैं उसमें, लेकिन मुझे समझ में बताया कि हमारे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अधिक इंप्रूव करने की जरूरत है। उसमें भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हॉस्पिटल की चेन्स को ऐसे इंश्योरेंसेस शुरू करने पड़ेंगे जिन इंश्योरेंस को लोग अवेल कर पाएंगे। दूसरा, सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हेल्थ केयर की, क्योंकि यदि आप अपने इंसानों की कदर नहीं करेंगे तो फिर आप किसकी कदर करेंगे? आप
बाकी दूसरी रिस्पॉन्स चीज़ें लोग तो खुद कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ केयर तो जो है एक ऐसा मैटर है जहाँ पर कि सरकार को एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमको पश्चिमी देशों से कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा हमें उनसे के। चलिए अब थोड़ा सा मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। अब प्रश्न उठता है कि वो दोनों लोग जिनके बारे में बात कर रहा था, जो कनाडा में हस्बैंड वाइफ हैं, वो जब यहाँ पे इंडिया में थे तो आपको पता है एमबीबीएस करने के बाद उनको लगता था कि पता नहीं कि उनको ऐसा लगा कि हमको अब्रॉड जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो है वो अपॉर्चुनिटी है भी बाहर जाने की। उन्होंने एग्ज़ाम निकाला, वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके उन्होंने संघर्ष किया के। कोई बहुत पैसे नहीं थे उनके पास कि बहुत अमीर लोग हो, नॉर्मल आम परिवार के लोग थे, लेकिन आज उनके पास बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ उनके पास में। मतलब ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, एमबीबीएस बहुत कुछ देता है आपको। हम ऐसे मान लेते हैं, हम सोचते नहीं कि और क्या कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में। एमबीबीएस करने के बाद आप प्लान दीजिए, आप इंग्लैंड निकल जाइए, कि आप जो है वो यूएसए में दीजिए, आप अमेरिका में जाइए। आपके अमेरिका में बता देते हैं, बता रहा था वो कि अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, ठीक है, और भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर कई सारे डॉक्टर ऐसे जो इंडियन है के। यदि वहाँ से इंडियन डॉक्टर निकल के आ जाए ना, तो वहाँ का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम बैठ जाएगा के। तो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया एक बड़े बड़े मंच के समान है। पूरी दुनिया एक जो है वो एक सिंगल यूनिट के समान है। यदि आप में जज्बा है तो आप बाहर निकल के जो है वो अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में कई लोगों में मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं कि सर कितना अर्निंग होता है इसमें, कितना मिलेगा इसमें, क्या इंजीनियरिंग को तो पैकेज मिलता है। मैं कहता हूँ बेटा, मेडिकल में आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्किल्ड है, उस पर जो है आप कितने स्किल्ड है, उस पर जो है वो सीरियसली डिसाइड होती है कि बात इतनी सी है कि आपको जो भी आप कर रहे हैं, आपको उस पर पूरा भरोसा रखना पड़ेगा आपको, और आपको एक मंजिल तय करनी पड़ेगी कि आपको जाना है। अब इस देखिए, वो मेरा एक और परिचित है मेरा, वो अमेरिका में 7 साल वो रहे, 7 ईयर्स वो अमेरिका में रहे, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस किया उन्होंने। 7 साल बाद लौट के आए, उन्होंने नोएडा में अपना हॉस्पिटल खोल लिया, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल नोएडा के अंदर खोला उन्होंने अपना के। तो ऐसा भी है कि लोग जाते हैं बाहर, काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, किसी से कोई लोन नहीं, कुछ नहीं, और अपना फिर वापस इंडिया में लौट के सेटअप अपना लगाते हैं के। तो कहने का मतलब ये है कि मेडिकल प्रोफेशन आपको बहुत कुछ देता है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ डॉक्टर ही नहीं, यहाँ पे वहाँ पर भी हमें करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है कि विदेश जाएंगे, वहाँ भी डॉक्टरों की कमी है, तो वहाँ भी। तो एक्चुअली में मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जो अभी भी स्कार्स, सब जगह पे अभी और डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जितने लोग जो है वो मेडिकल को अपना प्रोफेशन समझते हैं, बनाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों को सबसे बड़ी चीज़ धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन थोड़ा सा क्या है, पैशंस वाला है। अभी मैं देख रहा हूँ, एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ कि बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट जो है दे बिकम यूट्यूबर, कि वो यूट्यूबर बन गए के। किस पर्पस से कॉलेज के अंदर गए थे और किस पर्पस का वो फॉलो कर रहे हैं, अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि मतलब मैं ये महसूस करता हूँ पर्सनली कि इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन गुड मेडिकल कॉलेजेस, तो यू शुड फोकस ऑन एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है इसमें कि आपके पूरे 100% फोकस की रिक्वायरमेंट होती है, 100% फोकस चाहिए उसमें, क्योंकि वन डे यू आर गोइंग टू डील विद द लाइफ ऑफ समबडी के। आप किसी के जीवन से डील करने वाले हैं, और वहाँ पर लापरवाही की कोई जो है वो स्कोप नहीं है वहाँ पे कि आप उसको जो है सॉरी बोल दें बाद में उसको, आपके ऐसा नहीं कर सकते आप वहाँ पर के। मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक बार, मतलब कई बार आप डॉक्टर होते हैं, लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसी घटनाएं घटती, जिन घटनाओं को आप जीवन भर याद रखते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, उन पेशेंट को जो है वो कुछ रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम था, उनको थोड़ा सा अस्थमैटिक थी। वो पेशेंट आई, वो दिन में दिखाया उन्होंने, दिखाने के बाद उनको यूटीआई भी था, उनको जो है उस समय जब वो आई तब उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन था, ठीक है। वो अस्थमैटिक पेशेंट भी थी, वो उनको तमाम जो है वो जो रूटीन प्रोटोकॉल दवाएं होती है, वो सारी मेडिसिन उनको दी गई मैंने, और सारी दवाएं बिल्कुल सही थी। रात को 2 बजे उनके घर से फ़ोन आया, 2-3 बजे रात को फ़ोन आया कि उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मैं जब देखने गया घर पे, अब चूँकि वो जहाँ नाबार्ड में था, वहाँ पे डॉक्टर को कभी कभी घर विजिट करना पड़ता था, और इमरजेंसी में हम लोग करते, कभी सोचते भी नहीं, हम लोग जाते भी हैं करते हैं, ठीक है। पहुँचा तो देखा कि वो उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। सीपीआर किया, सब कुछ किया मैंने। लेकिन आपको बताऊं, जब मैं पूरा सब कुछ कर रहा था, पूरे समय मेरे मन में चल रहा था कि मैंने इनको दवाएं क्या दी थी, कहीं कोई दवा का रिएक्शन तो नहीं हो गया आपस में। फिर मैंने ना बहुत, मतलब मैं अपने मन में 4-6 दिन में अपने मन में बोझ रख के रहा।
फिर मैंने जो है अपने तमाम फेलो कलीग से सबसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं ये दवाओं का कोई रिएक्शन नहीं, दवाओं का ये तुम जो है, मतलब मेरे दिमाग में एक पेशेंट डरा, आपके दिमाग में एक बात आ गई कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मेडिसिन इसको रिएक्ट कर गई हो उसको, आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, पर एक मैंने कहा ना कि एक ह्यूमन नेचर है कि आपको लगा कि दिन में मेरे पास आई थी, रात को भी है नहीं, बची नहीं, पेशेंट नहीं, हट के कहीं किसी दवा से तो कुछ नहीं हो गया इसको। मालूम चला बाद में जब उनका जो है वो जब उनको ले गए और जब वो वहाँ पे फाइनल उनको डेथ डिक्लेयर करने के लिए मेडिकल कॉलेज लेके गए, तो उन्होंने बताया कि भाई इनको जो है वो सीवियर अस्थमैटिक अटैक पड़ा, उसके चलते जो है ये नहीं बच पाई उठ के। खैर बहुत कुछ देखना पड़ता है ना, एक डॉक्टर की लाइफ में से बहुत कुछ देखना पड़ता है, जीवन को, मृत्यु को, छोटे बच्चे के जन्म को, कई लोगों को, यंग लोगों को, बहुत चीज़ों को देखना पड़ता है आपको उठ के। तो प्रोफेशन एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। मैं इसको प्रोफेशन, तो हम चूंकि इससे अर्न करते इसलिए प्रोफेशन बोलते हैं, अदरवाइज ये क्या है, ये जीवन का एक पहलू है, पक्ष है के, जहाँ पर आप जो है वो लोग सच बोलते हैं। डॉक्टर से लोगों को सच बोलना पड़ता है, जो समस्या है वो सच में बतलाते हैं। खैर मेरा आज का जो है वो ऐसा पर्पज़ नहीं था कि मैं आप किसी और प्रोफेशन के लिए यदि पढ़ रहे हैं तो मैं आपको डेविएट करूँ। मेरा पर्पज़ ये था कि हिम्मत रखिए और इसको पता कीजिए, भविष्य की संभावनाओं को पता कीजिए, और बहुत सारे दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोगों को लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं है। चलिए आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।